हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रेट हम लोग डिटरमिन करते हैं तो वो रेट हम लोग दो तरह से डिटरमिन करते हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन चीजों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। हम लोगों ने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया था कि कैसे प्रोडक्ट के टर्म में या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे उन सभी फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी रिएक्शंस के रेट को अफेक्टेड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, इन सब की चर्चा हम लोग अभी कुछ ही देर में करेंगे। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को जाननी है कि ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनका रेट हम डिटरमिन कर सकते हैं। ये जानना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उन सब में से सबका रेट हम डिटरमिन कर सकें। केवल कुछ विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनका रेट हम डिटरमिन कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनका रेट डिटरमिन नहीं कर सकते। तो कौन से रिएक्शंस हैं जिनका रेट डिटरमिन कर सकते हैं और कौन से रिएक्शंस हैं जिनका रेट डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शंस कि those reactions which occurs very fast, ऐसी रिएक्शंस जो बहुत तेज होती है, we can't determine the rate of such reactions, हम ऐसी रिएक्शंस का रेट डिटरमिन नहीं कर सकते। जितनी भी ऐसी रिएक्शंस होंगी जो बहुत फास्ट होती हैं उनका रेट डिटरमिन नहीं किया जा सकता है। तो कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत फास्ट होती है जिनका रेट हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। तो आयनिक रिएक्शन such as all ionic reactions, जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं we are unable to determine the rate of such reaction। क्यों? क्योंकि आयनों का जो है वो केवल एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग द आयनिक रिएक्शन एंड द exchange of ions takes place very quickly, there is very minute time taken and we cannot determine the time taken to exchange the ions। तो अगर हम टाइम टेकन नहीं कैलकुलेट कर सकते तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लें कि हम लोगों ने NaCl और सिल्वर नाइट्रेट इन दोनों को रिएक्ट कराया तो बनता क्या है, बन जाता है AgCl और सोडियम नाइट्रेट। ये एक आयनिक रिएक्शन हम लोग जानते हैं। यहाँ पे सोडियम आयन और क्या होगा, क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्या है, सिल्वर आयन और क्या है, नाइट्रेट आयन। फिर यहाँ जो AgCl बना है तो आयनिक प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे आयनिक एक्सचेंज होता है, इसका कैटायन, इसका एनायन, ये एनायन इस कैटायन के साथ। इस आयनिक एक्सचेंज में आप मतलब देख सकते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली कि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं और सिल्वर नाइट्रेट की जो ड्रॉप है वो जैसे ही सोडियम क्लोराइड के सरफेस को टच करती है तुरंत व्हाइट पीपीटी आ जाता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। और जब व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है मींस रिएक्शन हो गई। तो इतने कम समय में ऐसा होता है कि हम इसके रेट को डिटरमिन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, और कौन सी रिएक्शंस हैं जिसका रेट डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। तो those reactions which occurs very slow, very slowly, ऐसी रिएक्शंस जो बहुत धीमे होती है, सच है रस्टिंग ऑफ आयरन,
such as rusting of iron। अब ये रिएक्शन इतना स्लो होती है कि हम कहां तक इंतजार करें कि आयरन की रस्टिंग हो, कब से शुरू हुई पता नहीं चलता कि कब से रस्टिंग स्टार्ट हो गई। वो तो हमें तब पता चलता है जब उस पे रस्ट के स्पॉट्स बन जाते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पे रिएक्शंस कब स्टार्ट हुई। तो हम टाइम को एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, और जब टाइम को एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते तो रेट ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दो ये इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जिनका रेट हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके टाइम को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। वेरी फास्ट हो रही तो नहीं कर सकते, वेरी स्लो हो रही तो पता ही नहीं चल रहा रिएक्शन कब स्टार्ट हुई। रस्टिंग ऑफ आयरन में हम ये नहीं जान पाते हैं कि आयरन पे कब रस्टिंग शुरू हो गई, हमें तब पता चलता है जब उस पे रस्ट के स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? इस तरह की रिएक्शंस का रेट डिटरमिन करना मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। तो अब ये बात आती है तो फिर किसका रेट डिटरमिन होता है, किसके रेट को डिटरमिन कर सकते हैं? तो रेट डिटरमिन कर सकते हैं ऐसे रिएक्शंस को जो मॉडरेटली अकरिंग रिएक्शंस। जितनी ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो मॉडरेटली होती हैं, जो एक मीडियम स्पीड से होती हैं, हम उनका रेट डिटरमिन कर सकते हैं। कौन सी ऐसी रिएक्शंस है? जितनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, जितनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है वो सभी रिएक्शंस मॉडरेटली होती हैं और रेट हम इन्हीं का डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल जिसको हम लोग इस चैप्टर में बार-बार यूज करेंगे वो क्या है? N2+ 3H2 एरो बना क्या? 2NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। हम लोगों ने पढ़ा है, लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा क्या कि केमिकल रिएक्शंस क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो अब जरा यहां देखें, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो अमोनिया बना इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो डेफिनेटली इन नाइट्रोजन के बीच में जो तीन बॉन्ड हैं इनको टूटने में कुछ समय लगा होगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है डेफिनेटली इनको भी टूटने में कुछ समय लगा होगा। और फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो नए बॉन्ड्स बने अमोनिया के फॉर्मेशन में, इन बॉन्ड्स को बनने में भी कुछ ना कुछ तो एप्रिसिएबल टाइम लगा होगा। तो इस समय को हम निर्धारित कर सकते हैं कि इतना टाइम लगा और उस टाइम के कारण हम इसके रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये तीन तरह की रिएक्शंस हम लोग जानेंगे। इसमें से हम लोगों को सबसे ज्यादा किसको देखना है? मॉडरेटली अकरिंग रिएक्शंस को, क्योंकि मॉडरेटली अकरिंग रिएक्शंस का ही रेट डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब आइए देखेंगे हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग देखेंगे वो होगा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करता है। कैसे? देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम लोग कई बिंदु को देखेंगे। सबसे पहली चीज देखते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। तो फिजिकल स्टेट में हम लोग देखें तो गैसियस जो फेज होता है ये सबसे ज्यादा रैंडम फेज होता है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। यहाँ पे जो अप्लाई होती है थियरी वो है कोलिजन थियरी। तो जब किसी भी स्टेट, जिस स्टेट के मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो रैंडम होंगे, ज्यादा रैंडम होंगे, उनके अंदर कोलिजन्स की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर कोलिजन्स ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं वो भी ज्यादा ही होंगे, और जब इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा होगी, ऐसा मैक्स टॉर्च का मानना था। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। तो अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? ज्यादा। उससे कम किसका होगा? अगर लिक्विड स्टेट में है। सबसे कम किसका होगा? अगर
सॉलिड स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट जो होगा वो ज्यादा तेज होगा और ऐसे रिएक्शंस का रेट कैसा होगा, फास्ट होगा। फिर लिक्विड स्टेट उससे थोड़ा स्लो और सबसे स्लो जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट। दूसरी चीज इसी में देखेंगे फिजिकल स्टेट के अंतर्गत कि फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट का फिजिकल साइज भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करता है। तो सॉलिड में अगर सॉलिड की बात करें तो रेट इंक्रीजेस होता है, कैसे कैसे, जैसे जैसे उसके पार्टिकल्स का साइज घटता जाता है, जैसे जैसे पार्टिकल छोटा होता जाएगा, पार्टिकल हल्का होता जाएगा, उसका रेट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाता है। तो among the solids rate increases with decrease in the size of its particle. In powdered state, the rate of reaction is maximum. पाउडर्ड स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ऐसा क्यों होता है, इन चीजों की चर्चा हम लोग अगले चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में भी करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एक नई चीज जिसको कहते हैं एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। तो अभी एडजॉर्प्शन में जो रिएक्शंस की बात आती है वो ये देखा जाता है कि जो कैमियोजॉर्प्शन है उसमें एक रिएक्टेंट जो होता है वो एडसॉर्बेट होता है और दूसरा क्या होता है, एडसॉर्बेंट। और जब एक दूसरे पे आते हैं तो सरफेस पर आते हैं और वहां पे वो अपने पुराने बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और नए बॉन्ड्स बनाते हैं। तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती है। तो अगर किसी भी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन कैसे होगी, फास्ट होगी। इसीलिए कभी-कभी हम लोगों को रिएक्शंस के दौरान कुछ चीजों को पाउडर फॉर्म में यूज करना होता है। हम लोग कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड पाउडर। तो फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म का मतलब अगर आप किसी भी चीज को महीन पीस करके, ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आते हो तो इट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सरफेसेस। इसके बहुत सारे सरफेसेस हो जाते हैं, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो जितने भी सॉलिड हैं उन रिएक्शंस का रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर उनके पार्टिकल्स की साइज क्या हो, डिक्रीज हो जाए, यानी अगर पाउडर्ड स्टेट में ले आए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पाउडर्ड स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगी। तीसरी चीज इसी में हम लोग देखेंगे, तीसरी चीज कि केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये भी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करता है। अब इसके लिए हम लोग दो रिएक्शंस लेते हैं। कंसीडर टू रिएक्शंस, दो रिएक्शंस ले लेते हैं। कौन कौन सा, एक रिएक्शन हमने लिया 2NO प्लस O2, क्या बना 2NO2, और दूसरा रिएक्शन हमने क्या लिया CH4 प्लस 2O2 बना क्या CO2 प्लस 2H2O। इसको मान लेते हैं रिएक्शन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं रिएक्शन नंबर 2। अगर रिएक्शन नंबर 1 में देखें 2NO प्लस O2 जो कि रिएक्शन नंबर 1 है, अगर इस रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं तो क्या पता चलता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिसको टूटना पड़ेगा तब जाकर के ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाएगी। जबकि अगर हम लोग रिएक्शन नंबर 2 की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन 4 हाइड्रोजन लगे हैं तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं।
तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए इसके कितने बॉन्ड ब्रेक करने होने चाहिए? चारों बॉन्ड इसके टूटने चाहिए। तो चारों बॉन्ड टूटने पे ये मीथेन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाएगी। तो किसके अंदर ज्यादा बॉन्ड टूटने हैं? डेफिनेटली मीथेन के अंदर। तो मीथेन विल गिव स्लो रिएक्शन। NO की तुलना में मीथेन के द्वारा जो रिएक्शंस होगा वो कैसा होगा? स्लो, क्योंकि NO के बीच में केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केवल कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, और इन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके ही ये रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, 4 बॉन्ड है, चारों सिग्मा है, जबकि यहाँ पे आपको पता होगा 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये बॉन्ड्स तो वीकर हैं, जबकि ये बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रांग है और नंबर में भी ज्यादा है। यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 4, जबकि इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। तो 3 बॉन्ड ऑर्डर वाला जो होगा वो अपने बॉन्ड्स को लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में ही ब्रेक कर देता है, जबकि मीथेन ऐसा नहीं करता है। तो ये रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी, इसका रेट स्लो होगा, जबकि ऊपर वाले रिएक्शंस का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो 2NO और NO2 है, 2NO प्लस O2 बना क्या? 2NO2, और इसके साथ एक रिएक्शन हम लेते हैं 2CO प्लस O2 और बना क्या? 2CO2। इसको मान लो रिएक्शन नंबर 3 और इसको मान लो रिएक्शन नंबर 4। अगर इन दोनों रिएक्शंस में हम लोग कंपेयर करें तो इन रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शंस आसानी से होगी? कौन सी ऐसी रिएक्शंस होगी जो आसानी से हो जाएगी? तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? वीकर होगा देन NO की तुलना में। तो ये रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी, जबकि ये रिएक्शन कैसी होगी? स्लो होगी। तो इस रिएक्शंस का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, जबकि इस रिएक्शंस का रेट कैसा होगा? वो कम होगा। तो ये था आपका पहला चीज कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे अफेक्टेड होती हैं। अभी हम लोग दूसरी टॉपिक की बात करेंगे जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो अफेक्टेड होती है, और वो है क्या? वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरी चीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants. Concentration of reactants also affected the rate of reaction. तो क्या रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगी वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the rate to the concentration of reactant, to the concentration of reactant. रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. दिस लॉ वाज गिवन बाय टू फेमस नॉर्वेजियन साइंटिस्ट नोन एज गुलबर्ग एंड बागे. तो दिस इज आल्सो द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ एक्टिव मॉस. यही जो है वो लॉ ऑफ एक्टिव मॉस का भी सिद्धांत है जिसको हम लोग आगे चल करके और पढ़ेंगे इसके बारे में, और यहीं से रेट लॉ को डिसाइड करना सीखेंगे कि कैसे रेट लॉ लिखा जाता है. तो अभी तो हम लोग केवल कंसंट्रेशन की बात करेंगे. तो मान लो कि एक रिएक्शन हो रही है A प्लस B और बन रहा है क्या? C प्लस B, प्रोडक्ट बन जा रहा है. तो अगर इसमें देखें तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड
rate of forward reaction, that is denoted by RF, that is directly proportional to concentration of A and concentration of B. अभी बात करें हम लोग rate of backward reaction, that is denoted by RB. It is directly proportional to concentration of C to the concentration of D. So RF can be equal to Kf concentration of A into concentration of B, and RB, that is equal to Kb into concentration of C into concentration of D, where Kf and Kb, that is the rate constant. इसी को हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं. अगर इनके कॉन्सेंट्रेशंस यूनिट हो जाएं, अगर इनके कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाएं? यूनिट हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, that will be equal to the rate constant of backward reactions. दूसरी चीज अगर हम लोग देखें कि ये सिचुएशन अगर इक्विलिब्रियम पे आ जाती है तो RF become equal to the RB. RF जो है यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस जो है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के. कब? जब ये रिएक्शंस जो है, जो सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम पर आ जाता है. तो ये था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अभी इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे जहां हम लोग रेट लॉ पढ़ेंगे. जब रेट लॉ की बात आएगी, ध्यान रखने की चीज पूरे के पूरे चैप्टर में केवल जो ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट, इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सारी चीजें ये रेट कांस्टेंट से ही रिलेटेड है और बहुत सारी चीजें ये रेट कांस्टेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है. चलिए अगला फैक्टर देखते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करता है. The most important factor which is related to the rate of reaction, that is temperature. Temperature is also a factor which affected the rate of reactions. जो rate of reactions को determine करने में भी मदद करता है और प्रभावित भी करता है. तो अगला फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या रोल है टेम्परेचर का? हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोलिजन थ्योरी की बात करें, कोलिजन थ्योरी के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें, तो अगर हम किसी भी रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसे में उस रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर किसी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ जाती है. अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे. अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स अगर बढ़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी? बढ़ जाएगी. तो इन जनरल वे we can say that कि on increasing the temperature of the reactant, the rate of reactions increases, and every 10 degrees Celsius rise in temperature, the rate of reactions become 2 to 3 times. 2 से 3 गुना रेट हो जाता है अगर 10 डिग्री सेल्सियस केवल टेम्परेचर को डिफरेंस किया जाए. अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए किसी भी रिएक्शंस का, तो उसका जो रेट होगा वो या तो डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा. तो इस तरह से टेम्परेचर के द्वारा जो प्रभाव डाला जाता है रेट ऑफ रिएक्शंस पर, वो यही कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है? इंक्रीज करती है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, rate of reaction increases on increasing temperature. अब सवाल ये है कि अभी हमने कैसे बोल दिया 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है, कैसे? इस बात को हम कैसे जाने कि ये 2 से 3 गुना बढ़ जाता है? तो जान लेते हैं कि rate of many reactions are approximately doubled or tripled. डबल्ड हो जाता है या फिर ट्रिपल्ड हो जाता है for
every 10 degrees Celsius rise in temperature, every 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। बहुत सारी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो दुगुना या तिगुना हो जाता है इस पे अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करते हैं। अब आइए, टेम्परेचर का जो रेज होता है कितना, 10 डिग्री। मान लेते हैं कि किसी भी रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K है, तो T डिग्री सेल्सियस पर उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। देखो भी खाली समझने के लिए कि किसी भी रिएक्शंस का जो रेट है, रेट कांस्टेंट, अभी हमने आपको पहले बताया कि सारा कुछ हमको रेट कांस्टेंट को लेकर के करना है। तो रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, KT, कितना हो गया, KT। अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेस द टेम्परेचर, तो अभी टेम्परेचर कितना हो गया, KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए भाई, ये इनिशियल टेम्परेचर और 10 डिग्री राइज टेम्परेचर इन दोनों का रेशियो बना लेते हैं, यानी क्या चीज कि KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन कितना, KT, दिस इज डिनोटेड बाय लेटर म्यू known as temperature coefficients, temperature coefficients। इसी के द्वारा हम लोग डिटरमिन करते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पर म्यू की पोजीशन क्या हो रही है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है। तो अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है तो डेफिनेटली 10 डिग्री राइज करने पर रिएक्शन जो होगी वो दुगनी रेट की हो जाएगी। अगर म्यू की जो वैल्यू है वो 3 है तो ये 3 गुना रेट हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने। इसका मतलब कि म्यू इज ऑलवेज in between 2 to 3। हमेशा म्यू की वैल्यू जो होगी वो 2 से 3 के बीच में आएगी, 2 या फिर 3, इससे 2 से कम नहीं और 3 से अधिक नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। तो आइए टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, तो द ratio of the specific reaction temperature, specific reaction rate of a reaction at two temperature differing by 10 degree Celsius, that is known as mu। म्यू है क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, यानी ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन कितना, KT, जो चीजें अभी हमने यहाँ पे बताई आपको। अब अगर मान लो कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स है किसी भी रिएक्शंस का ये म्यू है, और जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं T1 से T2 करते हैं, या T1 है, T1 से हमने T2 किया, तो जो रेशियो होगा रेट ऑफ रिएक्शंस का वो क्या होगा, या जो रेशियो होगा रेट कांस्टेंट का वो क्या होगा। इस चीज को हम लोग जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका यूज अक्सर कंपटीशन में कैलकुलेशन के समय करते हैं। तो ये क्या है, कैसे है, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर मान लो कि किसी भी रिएक्शंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स म्यू है, और जब टेम्परेचर को हम T1 से कहां ले जाते हैं, T2 पे ले जाते हैं, तो रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। तो लेट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ a reaction be म्यू। मान लेते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स जो है किसी भी रिएक्शंस का वो क्या है, म्यू है। तो व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम T1 और T2, then the ratio of rate constant, ratio of rate
कांस्टेंट। देखो KT2 अपॉन KT1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। यानी हम लिख सकते हैं कि म्यू टू द पावर डेल टी अपॉन कितना 10, डेल टी अपॉन 10। चलो इसको लॉग के टर्म में लेते हैं, तो लॉग 10 KT2 अपॉन KT1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल टी अपॉन 10 लॉग 10 म्यू। तो KT2 अपॉन KT1 दैट इज इक्वल टू कितना, एंटी लॉग डेल टी अपॉन 10 लॉग 10 म्यू। और इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है। इसकी वैल्यू कैसी होती है, 2 या 3 के बीच में होती है। हमेशा याद रखना कि इतने की वैल्यू जो आएगी वो 2 या 3 के बीच में आएगी। इसमें हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे और कर भी सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे इसमें कैसे न्यूमेरिकल सेटअप करते हैं। अभी हम लोग देखें कि मान लो आपके सामने ग्राफ रखा हुआ है और ग्राफ को देख करके आप कैसे जान पाओगे कि कौन सी रिएक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है जो स्लो हो रही है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा विगोरसली हो रही है। कैसे हम लोग इस चीज को जानेंगे कि टेम्परेचर और रेट में अगर ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए और डिफरेंट ग्राफ मिले तो उन ग्राफ को देख करके हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को कैसे कंसीडर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। हम 3 ग्राफ बनाएंगे और तीनों ग्राफ के आधार पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये रिएक्शंस जो है वो कैसी होगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो देखो पहला कि हमने यहाँ पे रेट वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट किया और हमें ग्राफ इस तरह से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ हमें ऐसा मिला और ये ग्राफ है किसमें, रेट में, और फिर किसमें, टेम्परेचर में। तीसरा ग्राफ हमने प्लॉट किया और हमें रेट पहले तो ऐसे और फिर बाद में ऐसा मिला। ये भी रिएक्शन किसके रेट और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। अब ये 3 ग्राफ आपके सामने हैं। तीनों ग्राफ से हम किसी भी रिएक्शंस के नेचर के बारे में कैसे जानेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है क्या कि as the increases temperature the rate of reactions increases continuously at a regular pattern. It means कि this graph shows a normal reaction. ये ग्राफ जो है वो कैसा शो कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को शो कर रहा है। चलिए दूसरे में देखते हैं कि हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शंस पहले कुछ समय तक के लिए तो एक क्रमिक रूप से बढ़ता गया, लेकिन एक डेफिनेट टेम्परेचर पर जाने के बाद अचानक में रेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। फिर ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है यहां से लेके और इसके पीक टाइम पे, यानी इसमें जो ग्राफ बढ़ा वो बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत क्विकली बढ़ा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसे रिएक्शंस का ग्राफ है जिसका टेम्परेचर एक डेफिनेट अमाउंट तक होने के बाद रिएक्शंस की रेट अचानक में बहुत ज्यादा हो जाती है, और ऐसा केवल तभी होता है जब कोई रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है। तो ये ग्राफ जो है वो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस के लिए, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शंस में ही ये हो सकता है। क्या हो सकता है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद अचानक में रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है और हम इसी को कहते हैं विस्फोट हो गया। और तीसरा जो रिएक्शंस देख रहे हैं हम लोग, जो ग्राफ देख रहे हैं रेट और टेम्परेचर के बीच में, पहले तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिएक्शन रेट बढ़ा और फिर टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिएक्शन रेट क्या हो गया, घट गया। यानी ये एक ऐसे रिएक्शंस का ग्राफ है जिसमें रिएक्शंस एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। अगर उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए और तो रिएक्शन स्लो होने लगती है, स्लो डाउन होने लगती है। और ऐसे रिएक्शंस केवल और केवल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में होती है। हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या पढ़ा होगा कि जो बहुत सारी
मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो शरीर के अंदर होती हैं किसी भी जीव के, वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर होती हैं। इसीलिए हर जीव की बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, क्योंकि उसी टेम्परेचर पर वो सारे रिएक्शंस, वो सारे प्रोसेसेस सिस्टमेटिकली होते हैं। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे कहते हैं फीवर है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो शरीर के अंदर होने वाले प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये रिएक्शंस जो है, जो ये ग्राफ है, एक ऐसी रिएक्शंस का है जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, तो इसको कहेंगे ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शंस पर। अभी हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शंस के अंदर रिएक्शंस को प्रोसीड करने में मदद करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। कैटलिस्ट स्पेशली उन्हीं रिएक्शंस में मिलाया जाता है जो रिएक्शन स्लो हो रही होती हैं, और कैटलिस्ट को डालते ही वो रिएक्शन फास्ट हो जाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि कैटलिस्ट डालने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट करता क्या है, एक्चुअल में तो कैटलिस्ट का फंक्शन किसी को नहीं पता अभी तक, फिर भी हम लोग अंदाजा लगाते हैं। डिफरेंट जो थियरीज हैं वो डिफरेंट तरह से अपना एक अप्रोक्सीमेट प्रोसेस बताती हैं। इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करने से जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ऐसे में रिएक्शंस फास्ट प्रोसीड करने लगती है, बहुत कम ही एनर्जी पे प्रोसीड कर जाती है। तो इसीलिए कैटलिस्ट मिलाने पर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाती है। तो सबसे पहली चीज कि कैटलिस्ट है क्या, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज ए substance which influences the rate of reaction, but do not participate in a chemical रिएक्शन। कैटलिस्ट वे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी भी चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो मेनी रिएक्शंस आर मेड टू प्रोसीड एट एन इंक्रीज्ड रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो मेनी of reactions increases its rate in the presence of catalyst। कैटलिस्ट की उपस्थिति में बहुत सारी रिएक्शंस के रेट क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अगली चीज हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया सिंपल सी बात है, ऑन इंक्रीजिंग surface area the rate of reactions also increases। सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो भी इंक्रीज करते हैं। और लास्ट चीज देखेंगे, एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो रेडिएशंस में रख देने पर, उनको खुला छोड़ देने पर वो बहुत तेज होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो रेडिएशंस में स्लो भी होती हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर हम लोग रेडिएशंस में कुछ रिएक्शंस को
क्योंकि रेडिएशंस की प्रेजेंसी में ही होती हैं, तो वो अपने रेट को बढ़ा लेती है। जैसे अगर H2 + Cl2 इसको हम लोग डार्क में करवाएं तो 2HCl बनता है। ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन अगर इसी H2 और Cl2 को अगर हम लाइट में रख दें तो 2HCl बनेगा और ये रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट रिएक्शन होती है। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको कहाँ रख दिया जाए? रेडिएशंस में, यानी लाइट में रख दिया जाए, क्योंकि लाइट के अंदर जितने भी प्रकार की किरणें आ रही हैं वो सब रेडिएटेड होती हैं, रेडिएशंस होते हैं, तो उसमें रिएक्शंस जो है वो फास्ट होने लगती हैं। तो इन सम केसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, in some cases the rate of chemical reactions increases in exposure of radiations, तो एग्जांपल हमने आपको बता दिया। तो अभी इसमें होता क्या है कि जो ये लाइट एनर्जी आती है, ये लाइट एनर्जी जो होती है, उस लाइट में क्या होता है? रेडिएशंस होते हैं, कुछ सर्टेन वेवलेंथ की जो है वो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, और ये सर्टेन वेवलेंथ की किरणें जो है वो इक्वल टू किसके द्वारा? इक्वल टू h न्यू के द्वारा जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। और यही रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो इन रिएक्शंस को प्रोसीड करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट, ये थे वो सारे फैक्टर्स जो किसी रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इतनी सारी चीजों को आप लोग नोट करिए। इसमें मेनली आपको टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट है इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं को लेकर के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। और नोट्स बनाइए अपनी, घर पे बैठ के उस नोट्स को रिपीट करिए। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार आप लोग इस लेक्चर को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए इसको, ताकि सभी लोग जो किसी भी सोर्स से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेट लॉ। हम लोग बात करेंगे रेट लॉ कैसे लिखें, और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग कैसे लिखें। फिर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्युलरिटी की और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, और उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस देखेंगे। बहुत सारी जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने की विधियों को देखेंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको कॉपी करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी